Hello, guys and girls. How are you? I hope you all are fine. देखो लास्ट लेक्चर में हमने कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशंस। ये किसका पार्ट है? ये है कोर्स डिस्पर्जन का पार्ट। कोर्स डिस्पर्जन में बेसिकली हमने पढ़ना है सस्पेंशंस और इमल्शंस को। तो आज सस्पेंशन से स्टार्ट करते हैं। कोर्स डिस्पर्जन में आपके पास दो कंपोनेंट्स रहते हैं। एक होता है लिक्विड मीडियम और दूसरा होता है जो उसका डिस्पर्स्ड फेज होता है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज में रहते हैं उसके इनसोल्यूबल सॉलिड्स। इनसोल्यूबल सॉलिड्स और लिक्विड मीडियम, ठीक है, ये मिलके आपके पास एक तरह का सस्पेंशन बनाते हैं। और लिक्विड मीडियम में ये जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स होंगे ये सस्पेंडेड रहते हैं। अब सपोज करो आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसके पास उसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरीके से सस्पेंशन में जो सोल्यूट रहेगा वो है इनसोल्यूबल ड्रग और जो सॉल्वेंट रहेगा वो होगा इसका एक व्हीकल लिक्विड मीडियम। जो ड्रग होगा दैट वुड बी सस्पेंडेड इन इट्स व्हीकल। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो रेंज करता है 10 माइक्रोन मीटर से लेके 1000 माइक्रोन मीटर तक। ये जो है हेट्रोजीनस सिस्टम बनाते हैं, या फिर हम इसको बाईफेजिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। सस्पेंशन को हम हेट्रोजीनस सिस्टम या बाईफेजिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। हमें अभी क्या है कि एडवांटेजेस को जानना थोड़ा ज़रूरी है कि सस्पेंशन की अदर डोजेज फॉर्म्स के ऊपर क्या एडवांटेज है। तो उसमें जो पहली एडवांटेज रहेगी वो है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म्स में स्टेबल नहीं होते। तो जो ड्रग्स एक सॉल्यूशन की फॉर्म में स्टेबल ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस ड्रग की हम एक इनसॉल्यूबल फॉर्म तैयार करेंगे। उस ड्रग की जब इनसॉल्यूबल फॉर्म तैयार कर ली तो उससे क्या होगा, वो ड्रग जो है फिर वो डिग्रेड नहीं करेगा सॉल्यूशन में। तो इस तरह से सस्पेंशन तैयार करके एडमिनिस्टर की जाती है। इसमें एग्जाम्पल हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्रोकेन पेनिसिलिन जी है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन जी, राइट। तो सेकंड एग्जाम्पल को अगर हम कंसिडर करें तो सेकंड एग्जाम्पल है कि अगर कोई ड्रग पानी में सोल्यूबल नहीं है और पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में हमारे पास सस्पेंशन ही एक ऐसी चॉइस बचती है जिसके थ्रू हम उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम इस बेसिस के ऊपर सस्पेंशन की फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आपके पास जो एडवांटेजेस में आता है वो है टेस्ट मास्किंग से रिलेटेड। तो सस्पेंशन जो है वो टेस्ट मास्किंग में भी हेल्प करती हैं। कुछ केसेस में ड्रग्स को हम इनसॉल्यूबल फॉर्म में मॉडिफाई कर देते हैं और एक सस्पेंशन की तरह उसको एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि क्लोराम फेनिकोल पाल्मिटेट जो है वो प्रेफर की जाती है एज ए डोजेज फॉर्म क्लोराम फेनिकोल के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लोराम फेनिकोल का जो टेस्ट है वो बिटर होता है और क्लोराम फेनिकोल को पाल्मिटेट का जो टेस्ट है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू क्लोराम फेनिकोल। तो जब हमने क्लोराम फेनिकोल पाल्मिटेट की सस्पेंशन बनाई तो उसने क्लोराम फेनिकोल का टेस्ट जो है वो मास्क कर दिया। ओके, तो इसका और कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है सस्पेंशन का? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोजेज फॉर्म में। एक सस्पेंशन में इनसॉल्यूबल सॉलिड्स एक तरह से रिजर्वायर की तरह एक्ट करते हैं और लगातार सॉल्यूशन में ड्रग की सप्लाई को बनाए रखते हैं और एक लंबे पीरियड के बाद ही वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ड्रग। ठीक है, तो इसमें फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो देते रहेंगे किसी भी डोजेज फॉर्म के। तो मतलब प्रोलॉन्ग्ड एक्शन हम सस्पेंशन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो जब बॉडी में जाएंगे तो एक तो धीरे धीरे डिपोर्ट से ड्रग को रिलीज करते रहेंगे, या फिर जो डोजेज फॉर्म का कंटेनर है उसमें भी जो लिक्विड मीडियम है उसमें भी वो धीरे धीरे रिलीज करेंगे ड्रग को। तो एक ही बार में सारी ड्रग जो है वो अगर आपको कंट्रोल्ड मतलब एक तरह से कंट्रोल रिलीज करवाना है तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में आप करवा सकते हैं। इसका भी एग्जांपल प्रोकेन पेनिसिलिन जी ही है। तो वो जो है इनसोल्यूबल होने के कारण एक प्रोलॉन्ग एक्शन शो करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली एप्लीकेशन की जो है बायो अवेलेबिलिटी। अब मान लीजिए आपके पास एक ड्रग है जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में है और वही ड्रग इक्विवेलेंट डोज में
टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में भी आपके पास प्रेजेंट है। तो जो सस्पेंशन की फॉर्म में ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेम या फिर इक्विवेलेंट डोज के लिए एज कंपेयर टू टैबलेट और कैप्सूल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सस्पेंशन में लार्जर सरफेस एरिया है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि पार्टिकल जो है छोटे हैं, तो नेचुरली अलग अलग पार्टिकल होने के कारण और छोटे पार्टिकल होने के कारण, सस्पेंडेड पार्टिकल होने के कारण उनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, इंटरेक्शन वो ज़्यादा कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी डिसोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाती है और हेंस क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी हायर मिलती है आपको। अब जैसे कि एग्जांपल मान लो कि आपके पास कोई एंटासिड की सस्पेंशन है, जैसे डाइजीनियस जेलेसिल की सस्पेंशन है आपके पास कोई बनी हुई, तो हम इक्विवेलेंट डोज को कंसीडर करेंगे। एक तरफ इक्विवेलेंट डोज रख दो एंटासिड सॉल्यूशन की और एक तरफ उतनी ही इक्विवेलेंट डोज की एक टैबलेट ले लो, तो जो एक सस्पेंडेड जो लिक्विड होगा उसकी जो है डिसोल्यूशन और बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आप इक्विवेलेंट डोज की अगर उसको टैबलेट देते हो। तो ब्लड में ज़्यादा रिलीज किसका होगा, वो होगा एंटासिड सस्पेंशन का एज कंपेयर टू टैबलेट या कैप्सूल से। अब आगे हमें बात करना ज़रूरी है कि एक आइडियल सस्पेंशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक एक सस्पेंशन में होना चाहिए कि सस्पेंडेड पार्टिकल जो है उनका साइज इतना होना चाहिए कि वो एकदम से जल्दी ही सेटल हो जाएं। अगर सेडिमेंटेशन हो भी जाती है तब उसकी केकिंग ना हो। जो मैंने अभी पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज इतना होना चाहिए कि एकदम से वो जल्दी से सेटल हो जाएं। तो इसमें जल्दी का मतलब ये नहीं कि आपने सस्पेंशन बनाई और एकदम से सेटल हो गया, मतलब इट शुड टेक्स फ्यू वीक्स या फिर कुछ मंथ्स, मतलब ये नहीं कि ईयर्स उनको लगे कि सेटल होने के लिए। तो ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसको फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड के टाइम पे। तो हमें थोड़ा सा जल्दी सेटल होने वाला चाहिए, लेकिन जो सेटलमेंट सेडिमेंटेशन जो अगर होती भी है तो वो जो पार्टिकल फ्लॉक्स बना के सेटल हुए हैं तो उनमें कुछ वॉइड स्पेस रहना चाहिए और केकिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लो ये जो सेडिमेंटेशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की हो भी जाती है तो मॉडरेट शेकिंग करने पर ये पार्टिकल जो हैं ये रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए पूरे सॉल्यूशन में। अगर ये मॉडरेट शेकिंग पे रीडिस्पर्स नहीं होते तो सस्पेंशन ख़राब है या फिर उसमें केकिंग हो चुकी है, दो ही कारण हो सकते हैं। और अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि जो विस्कोसिटी है कुछ इस तरह की होनी चाहिए एक आइडियल सस्पेंशन की कि उसकी बॉटल से उसको ईजिली पोर किया जा सके कहीं भी। तो मतलब ये ना हो कि बॉटल में इतनी वो थिक सस्पेंशन हो कि वो बाहर ही ना आए बॉटल से, तो ईजिली पोरेबल होनी चाहिए। और पार्टिकल जो हैं सस्पेंशन के उनका साइज़ और सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी है वो भी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसे जब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए तो वो निडल जो है सिरिंज की उसमें से ईजिली इंजेक्ट हो पाए। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल इतने बड़े हों कि वो निडल से पास थ्रू ही ना हो पाए। तो इतने अगर इंजेक्टेबल है, माइक्रो सस्पेंशन है, तो उसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो ऐसा होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसको इंजेक्ट किया जा सके सिरिंज के थ्रू। अगला आइडियल सस्पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर जो सस्पेंशन टॉपिकली यूज़ करने वाली है उनकी स्प्रेडिंग भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब स्प्रेडिंग से क्या फ़ायदा होता है कि स्प्रेडिंग जब हम करते हैं तो स्प्रेड अगर अच्छे से होती है कोई सस्पेंशन टॉपिकल यूज़ वाली, तो अप्लाई करने के बाद उसको एक मेडिकामेंट की फ़िल्म बन जाती है जहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो वो फ़िल्म बन जानी चाहिए जहाँ से ड्रग जो है वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब होता रहे। और क्या है कैरेक्टरिस्टिक, और है एक्सेप्टेबल टेस्ट। टेस्ट जो है कोई सस्पेंशन आपने बनाई है उसका टेस्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन हम कई तरीक़ों से करते हैं। तो पहले तो हम सिंपली एक बात कर लेते हैं कि जब सस्पेंशन को हम अ, उसकी प्रपोर्शन ऑफ सॉलिड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो हम उस सस्पेंशन को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक या हम कहेंगे उस सस्पेंशन को कि ये डाइल्यूट सस्पेंशन है, या हम कहेंगे ये कंसनट्रेटेड सस्पेंशन है। डिपेंड किस पे करेगा
कि कितना अमाउंट उसके बीच में सस्पेंडेड पार्टिकल्स का है। तो जो डाइल्यूट सस्पेंशन है उसमें 2 से लेके 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो सकते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल बताया गया है कॉर्टिसोन एसीटेट। और दूसरी तरफ अगर कंसनट्रेटेड सस्पेंशन है तो उसमें जो सॉलिड्स हैं उसकी कंसनट्रेशन 50% वेट बाय वॉल्यूम तक भी हो सकती है। इसका एग्जांपल हमारे पास है जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। तो जब हम नेचर और बिहेवियर ऑफ सॉलिड की बात करते हैं और उस समय जो सस्पेंशन हमारे पास आती हैं उसके बेसिस पे हम सस्पेंशंस को क्लासीफाई करते हैं एज फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड। अब पहले हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स को देखा था। अब हम किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, नेचर पे और बिहेवियर पे। किसके नेचर और बिहेवियर पे, जो सॉलिड्स का नेचर है, मतलब जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं किसी सस्पेंशन में, उसके नेचर और बिहेवियर के बेसिस पे हम एक सस्पेंशन को फ्लॉकुलेटेड या डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्लासीफाई करते हैं। तो अगर अब हम बात करें डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की, तो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज रिलेटिवली स्मॉल होता है। इन सस्पेंशंस में पार्टिकल्स इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें एग्रीगेशन कम होती तो है लेकिन कम होती है, और ज़्यादातर पार्टिकल्स एज ए सेपरेट एंटिटीज ही प्रेजेंट होते हैं। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस को समझने के लिए आप एक एंटासिड सस्पेंशन को इमेजिन कर सकते हैं। मोर अप्रोप्रिएटली अगर आपने अल्सर प्रोटेक्टिव सुक्रालफेट सस्पेंशन को देखा हो तो वो एक डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है। तो अगर आपने देखी तो रेफर करना इजी हो जाएगा, आपको कोरिलेट करना इजी हो जाएगा इन प्रॉपर्टीज़ को। तो इन सस्पेंशंस में जो ये डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस हैं इनमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहते हैं, जिसके कारण एक प्लीजेंट अपीयरेंस रहती है इनकी। यूजुअली डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में पार्टिकल जल्दी सेटल होते नहीं हैं और डिस्पर्स्ड रहते हैं, लेकिन जब ये पार्टिकल सेटल होना शुरू होते हैं जिसमें कुछ वीक्स का भी टाइम लग सकता है, तो इनिशियल स्टेट ऑफ सस्पेंशन से जो जब ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टिकल्स ने सेटल होना शुरू किया, तो कुछ वीक्स की अगर हम बात करें तो उस स्टेज में डिफ्रेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है इनिशियल स्टेज ऑफ सस्पेंशन से कि कितना आपका जो है सेडिमेंटेशन हुई है। तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे उस स्टेज पे, इनिशियल स्टेज ऑफ सस्पेंशन से ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होगा आपको। और उस स्टेज पर सुपरनेटेंट जो होगा, मतलब जब पार्टिकल सेटल कर जाते हैं तो ऊपर एक लिक्विड बचता है, तो वो उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो वो जो सुपरनेटेंट होगा डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में वो भी टर्बिड ही दिखेगा आपको, कोई आपको उसमें ऐसा नहीं दिखेगा कि मतलब कोई डिफरेंस आया है। तो इसके बाद लेकिन जब हम इन सस्पेंशंस को कुछ मंथ्स या ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं तो इनके पार्टिकल्स इंडिविजुअली सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अब जो सुपरनेटेंट है अलग से दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी टर्बिडिटी अभी भी बरकरार रहती है। टर्बिडिटी कम तो होगी लेकिन फिर भी टर्बिडिटी दिखेगी, लेकिन एक प्रॉपर आप अच्छे लेवल का डिफरेंशिएशन उसमें शो होना शुरू हो जाएगा कि ये इसका सेडिमेंट है और ये इसका सुपरनेटेंट है। ठीक है, अब जो पार्टिकल सेटल हुए हैं इनके बीच में वॉइड स्पेस कम रहता है, जिसके कारण ये क्लोजली पैक हो जाते हैं और इनमें केक फॉर्मेशन हो जाती है। तो केक फॉर्मेशन कैसे हुई, जब उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में वॉइड स्पेस था नहीं और वो टाइटली पैक हो गए सेटल होने के बाद। तो आफ्टर केकिंग जब हम इस सस्पेंशन को शेक भी करेंगे तब भी पार्टिकल रीडिस्पर्स नहीं करेंगे। डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की जो शेल्फ लाइफ है ये कम होती है क्योंकि केकिंग हो जाती है इसमें, तो इसको बार बार या तो शेक करते रहना पड़ता है या फिर इसमें केकिंग वैसे हो ही जाती है यूजुअली कुछ मंथ्स के बाद। और इनकी जो है बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है वो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है और डिसोल्यूशन हाई होता है। तो ये जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होती हैं ये हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि
पेशेंट ने जल्दी ही इसको कंज्यूम कर लेना है, इसको ज़्यादा देर वो रखेगा नहीं, अगर रखेगा तो इसमें केकिंग होनी ही होनी है। तो जो ज़्यादा देर तक रखी जा सकती हैं सस्पेंशंस, वो होती हैं फ्लॉकुलेटेड वाली। उसमें क्या है, पार्टिकल नीचे सेटल तो हो जाते हैं लेकिन उनमें कुछ वाइड स्पेस रहता है, और उसको जब हम मॉडरेट शेक करते हैं तो पार्टिकल्स एकदम से रीडिस्पर्स हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं अभी फ्लॉकुलेटेड सिस्टम की ही। अब फ्लॉकुलेटेड सिस्टम के केस में बिल्कुल उल्टा होता है जो कि डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम में हुआ। फ्लॉकुलेटेड सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी के कारण चॉइस ऑफ सस्पेंशन रहते हैं। इस सिस्टम में पार्टिकल्स केमिकल ब्रिजिंग के थ्रू एग्रीगेट्स बना लेते हैं जिन्हें फ्लॉक्स कहते हैं। ये फ्लॉक्स लाइट और फ्लफी होते हैं जो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड रहते हैं आपस में। हम इन सस्पेंशंस में फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स भी डालकर इनकी एग्रीगेशन को अचीव कर सकते हैं। ये फ्लॉकुलेटिंग सस्पेंशन में पार्टिकल अपने जीटा पोटेंशियल, या फिर हम उसको जीटा पोटेंशियल को ये भी कह सकते हैं कि सरफेस के ऊपर कोई चार्ज है तो वो जीटा पोटेंशियल का इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी बस आप ऐसे याद रखिए कि सरफेस चार्ज है कुछ। तो ये जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं उनका जो एक जीटा पोटेंशियल है उसके कारण एक दूसरे से ये दूर रहते हैं, मतलब सेम टाइप के चार्ज होंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे कुछ। तो ऐसे में हम इन पार्टिकल्स का जो है वो पहले चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो सस्पेंशन बनी हुई है फ्लॉकुलेटेड वाली, इसमें जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, एक अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे और उस सस्पेंशन में उसको डालना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं उनको आपस में एक ब्रिज फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी अपोजिट चार्ज एक आने के बाद। तो वो क्लोजली एसोसिएट कर जाएंगे एक दूसरे से पार्टिकल्स। लेकिन हमें ये जो इसमें फ्लॉकुलेशन करवानी है, मतलब अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को डाल के इनको क्लोजली एसोसिएट करवाना है पार्टिकल्स को, ये हमें कंट्रोल्ड वे में करना पड़ेगा। कंट्रोल्ड वे में क्यों करना पड़ेगा कि अगर वो ज़्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा क्लोजली पैक हो जाने के कारण उनमें केकिंग हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन का सहारा लेते हैं। फ्लॉकुलेटेड सिस्टम है इसमें पार्टिकल्स यूजुअली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक्सपीरियंस करते ही हैं और लूज एग्रीगेट बना लेते हैं। ये एग्रीगेट जो हैं वो इजीली सेडिमेंट हो जाते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और जो सुपरनेटेंट लिक्विड होता है वो इजीली क्लियर लिक्विड की तरह दिखता है हमें। एक कंटेनर में हम क्या उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सेडिमेंट सेटल कर गया, और जो ऊपर का सुपरनेटेंट है वो क्लियर लिक्विड की तरह आपको दिखेगा। लेकिन इनका सेडिमेंटेशन रेट हाई होने के बावजूद भी इन्हें इजीली रीडिस्पर्स किया जा सकता है। कैसे? मॉडरेट शेकिंग से। तो चाहे आप इसको काफ़ी टाइम बाद भी उठा के एक शेकिंग कर दो इसमें मॉडरेट सी, तो भी पार्टिकल जो है वो रीडिस्पर्स हो जाएंगे। तो इसका कारण इस सिस्टम के पार्टिकल्स में प्रेजेंट वॉइड स्पेस है। इसमें केकिंग वैसे होती नहीं है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डाल दोगे तो वो वॉइड स्पेस को ख़त्म कर देंगे, उस केस में शायद हो जाए। और जो फ्लॉक्स होते हैं वो लूजली अरेंज ही रहते हैं, लूजली। अब इस सिस्टम की जो मतलब फ्लॉकुलेटेड सिस्टम डीफ्लॉकुलेटेड से कैसे डिफरेंट है कि जो ये फ्लॉकुलेटेड सिस्टम हम पढ़ रही हैं इसमें बायो अवेलेबिलिटी कम होती है लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।